जी बताइए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का मेरे को डायरेक्शन कोसाइन बताओ। पहले मुझे बताओ डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करोगे, उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप होता है। जे जीरो है, के आई कैप, तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप इसका यूनिट वेक्टर तो निकालो ये जे हो, जे कैप फिर के तो कैप, आई कैप ही होता है। आई तो ऑब्वियसली बात है, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे आपके पास? इसका तो आगे 1 है, उसके बाद पीछे वाले के 0 है और प्लस 0, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे आपके पास 1, 0, नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन थोड़ी रेशियो होंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज क्यों होंगे भाई? ये वापस से बताना। यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही तो होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो आई कैप है बस खाली छोटू यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस का, तो आई कैप ही होता है यूनिट वेक्टर। तो इसके डायरेक्शन इसके हाँ इसके भैया, आगे के कोफिशिएंट क्या होंगे? 1, जे का 0 होगा, के का 0 होगा, नहीं? हाँ ऐसे वाई एक्सिस का क्या होगा भैया, वो होता है जे कैप, तो 1 0 0, 0, 1, सॉरी 0 1, सही है ना? बिल्कुल सही बात है। 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वाला भैया 0 0 1, कितना जाएगा आपके पास? 0 0 और 1। समझ में आया ना? ये क्यों है 0 0 1? वेरी गुड। इसमें के जेड का वो है यूनिट वेक्टर, सही है ना? बाकी सब तो आपके पास 0 आई प्लस 0 जे और प्लस 0 और प्लस 1, इसीलिए 0 0 1। हाँ, अगर हमसे डायरेक्शन रेशियोज पूछ लेता, क्या पूछ लेता? डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है आपके पास। तो ये चीज़ समझ में आ रही है? और बताइए, ठीक है। और कोई तकलीफ? आगे बढ़ाए? भैया इसमें अगर ये पूछता कि हमें वो निकालने डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशियो अगर आपसे पूछता, मैं भी, हाँ सॉरी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था ना, है ना? डायरेक्शन रेशियो अगर पूछता तो कैसे निकालते, कुछ आइडिया? डायरेक्शन रेशियोज x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस। हाँ, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते? भाई देखो, एक तो ओरिजिन ही हो गया, एक ये हो गया। कोई भी एक पॉइंट ले लो इस एक्स एक्सिस पे, दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो, डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आप कोई भी एक पॉइंट, तभी तो मैंने बताया ना बेसिक कांसेप्ट काम करता है इन सब हाँ भैया, ओके भैया, ठीक है। ओके, और बताइए, और कोई डाउट है किसी को? 11.1 कोई डाउट है? कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो? एक चीज आपने कल बताई थी कि लाइन बोथ में मिल जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 डाउट में देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। तो आपके पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और -4, और एक है आपके पास -1 1 और 2, और यहाँ पर है आपके पास -5 -5 और -2, ये, ठीक है। आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं इस ट्राइंगल की तीनों साइडों की। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने भाई आपको एक लाइन पर 2 पॉइंट पता है, आप उनकी ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, और अगर आप उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपको डायरेक्शन कोसाइन भी मिल जाएंगे। तो ऐसे इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकाल देना, तीनों के अलग अलग निकालेंगे, सही बात। हाँ जी, इसको ए मान लीजिए, इधर बी मान लीजिए, इधर सी मान लीजिए, ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, ए सी वैक्टर। हाँ जी, उनका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, आगे के जो कोफिशिएंट्स होंगे वही आपके क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। और बताइए, और कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्का? तो उस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई वेक्टर से? हाफ इनटू में ए बी क्रॉस हाफ इनटू में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं? क्रॉस करते हैं। पक्का ना? कुछ बच्चे हैं जो डॉट भी समझते हैं, है ना? जबरचा
तो यहाँ पर भी वही हमारा भी दूसरे वेक्टर वाली वो रखते हैं इसको। हाँ चलिए बस ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन था बट चलो लगे, अच्छा क्वेश्चन था, तो बताओ। रहने दो, आगे बढ़ा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, देंगे होमवर्क, डोंट वरी, बोलेंगे भी। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है अब स्पेस में। ठीक है, देखो भाई हम लोगों ने वेक्टर की जनरल इक्वेशन हमें आती है, राइट, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही तो होती है। ठीक है, अब लाइन की इक्वेशन अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए पहले आप इस बात को समझिए कि लाइन पर, लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, मतलब लाइन पे क्या क्या होता है। मैं देखो लाइन पे इस बात को समझिएगा, लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हालांकि क्या होते हैं, बहुत सारे पॉइंट, लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए दो तरीके से निकाल सकते हो आप। सबसे पहले देखिए क्या लगा, अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ इट पासेस थ्रू, इट passes through, it passes through a given point, a given point, it passes through a given point, पहली बात। और and has given direction, और क्या होनी चाहिए उसकी, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। मतलब अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक से सुनना, देखो एक लाइन और एक प्लेन, ये दो ही चीज़ें बच रही हैं बस अब इस 3D में। ठीक है, और यही दो चीज़ों पे सवाल आएगा, तो ये दो चीज़ें अच्छे से पक्की होनी चाहिए। वेक्टर जितना आपने अच्छे से किया है, मैं चाहता हूँ इसको भी उतने ही अच्छे से करें। ठीक है, ये दो अगर चैप्टर अगर आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया ना इसमें, मतलब आपको अच्छा लगेगा। मतलब 60 पार है आंकड़ा अब मैथ्स में। हाँ, मतलब ये दो चैप्टर जिन बच्चे को अच्छे से आते हैं थॉरोली, उसके 60 से कम नहीं आ सकते नंबर 100 में से। बात वो नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर ले जाते हैं दो चैप्टर्स। इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन, मतलब एक लाइन के पास एक गिवन पॉइंट होना चाहिए और उसके पास एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं तो हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी कंडीशन क्या है, इट पासेस थ्रू, इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। भाई दो गिवन पॉइंटों से अगर और पास कर जाए, इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, तो भी हम उस लाइन की क्या बता सकते हैं, इक्वेशन बता सकते हैं। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन की जो फॉर्म है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक है आपके पास वेक्टर फॉर्म, ठीक है, अब फॉर्मूलों को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि इट्स अ रिवीजन, तो आई वांट यू टू रिमेंबर एवरी फॉर्मूला। तो एक वेक्टर फॉर्म होती है, एक आपके पास होती है कार्टेशियन फॉर्म। एक कौन सी फॉर्म होती है आपके पास, कार्टेशियन। एक क्या है आपके पास, वेक्टर फॉर्म, दूसरी क्या है आपके पास, कार्टेशियन फॉर्म। मैं दोनों फॉर्म्स आपको बताऊंगा और दोनों ही केसेस में बताऊंगा। पहला वाला केस देख रहे हैं, इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये लाइन किससे पास करनी चाहिए, पहले एक गिवन पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन हो गई और ये एक ए पॉइंट से पास कर रही। ठीक है, बोला कि एक तो उस पर एक पॉइंट पता हो, क्या पता हो, एक पॉइंट, और उसकी डायरेक्शन भी दे रखी हो। अब एक लाइन की डायरेक्शन कैसे देते हैं उस चीज को देखिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैरेलल वेक्टर बना रहे हैं जो कि इसी की डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है और हम उसको बी वेक्टर मान रहे हैं। अब ये बी वेक्टर है तो भैया कुछ ना कुछ इसका कुछ तो बात होगी, कुछ ना कुछ इक्वेशन तो होगी इसकी। ठीक है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, लेकिन ये वाला वेक्टर और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ऐसा मैंने माना हुआ। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि उसने बोला ना एक तो डायरेक्शन गिवन करवाओ और दूसरा उस पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करवाओ, तो तुम लाइन की इक्वेशन निकाल पाओगे। हाँ जी, अब निकालेंगे, देखो कैसे। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, एक्स वाई जेड के लिए हमें एक आर्बिट्री पॉइंट भी लेना पड़ेगा, हम उसको पी पॉइंट मान रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक के को हम मानेंगे ए वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर ही है ना, तो इस डायरेक्शन में तो होगा, पोजीशन वेक्टर ओ सी तो होते हैं, और यहाँ पर एक ओ पी वेक्टर भी है।
ठीक है। अच्छा जी, इसको हम लोग आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर मैं ट्राइंगल लॉ अगर लगवाना चाहूँ तो ओ ए इस तरफ भाग रहा है, तो ए पी इस तरफ जाना चाहिए, तो वो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? और ये जो ए पी वैक्टर है ये कहीं ना कहीं इस बी वैक्टर के ही तो पैरेलल है। तो इसका मतलब जब कभी भी दो वेक्टर ऐसे पैरेलल होते हैं तो मतलब मैं मेरे ए पी वैक्टर को कहीं ना कहीं लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मैंने बताया था ना, दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं, मान लो ए वेक्टर है, यहाँ पर ये क्या है, ये बी वेक्टर है, तो आप एक वेक्टर को दूसरे का कुछ कांस्टेंट करके लिख सकते हैं ना। मैं मान लो मैंने आपको i माइनस जे प्लस के दे दिया और मैंने आपको बोला इसी की डायरेक्शन में एक और वेक्टर बनाओ, तो आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा ना उसी की डायरेक्शन में। तो वही काम तो क्या है, मेरे बी वेक्टर एक डायरेक्शन थी, मेरे को पैरेलल वेक्टर बनाना था ए पी वेक्टर, उसके पैरेलल है, तो मैंने उस बी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, किसी कांस्टेंट से, तो मेरा ए पी वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया? अब इसको अगर मैं ट्राइंगल लॉ में लगाऊं तो मेरी इक्वेशन बनेगी आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस में लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर। ये जो डेरिवेशन मैंने करी है ना, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको किसी की कॉपी में करें, जिससे आपको याद रहे फॉर्मूला, कभी नहीं भूलोगे आप, और अगर भूल भी जाते हो तो तुरंत बना लोगे। ठीक है भैया एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, दोबारा देखिए, दोबारा में क्या भाई हमने क्या किया, दोबारा बनाते हैं। ये आपके पास ठीक से समझना प्लीज, ठीक है, ये आपके पास एक लाइन होगी ऐसे, ठीक है, ये कोई लाइन है, उसने बोला कि लाइन पर सबसे पहले तो एक पॉइंट गिवन करो, तो मैंने एक पॉइंट गिवन कर दिया, ये पॉइंट। फिर मैंने बोला कि ठीक है तो एक पोजीशन वेक्टर बनाओ, और इसी बात है ए का है तो इसको हम ए वेक्टर के नाम से डिनोट कर देंगे। अच्छा, इसी लाइन के पैरेलल एक और वेक्टर बनाइए, बी वेक्टर, क्योंकि उसने बोला था ना लाइन पर एक तो पॉइंट गिवन करो और एक क्या बताओ, उसकी डायरेक्शन भी करवाओ। तो मैंने डायरेक्शन के लिए तो क्या बना दिया, एक वेक्टर, और पॉइंट के लिए बना दिया एक ए पॉइंट। नहीं आया भाई? अगर ये ए पॉइंट है तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट भी होंगे, x1 y1 और z1, पक्का? पहला वाला केस क्या था हमारा, बताओ हमें लाइन पर क्या क्या चीज चाहिए, ये रहा वो पॉइंट, ये वो ए पॉइंट है, और मैंने इसके कोऑर्डिनेट के ले लिए x1 y1 और z1। इसको अपने दिमाग में उतारो, रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो कि ऐसे होता है। और एक आपके पास इसकी लाइन का डायरेक्शन भी तो प्रोवाइड करें, उसमें तो कहा था लाइन पे एक तो पॉइंट दे और क्या दे, एक डायरेक्शन दे, उसकी डायरेक्शन के लिए कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बी वेक्टर ले लिया जो कि इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। भैया अगर ये इसके पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर तो ऐसे बनते थे, लैम्बडा ऑफ जो भी आपका वो वेक्टर बनेगा ऐसे करके तो बनाते थे। ठीक है, चलो लेट इट बी। तो हमने एक बी वेक्टर बना दिया। भाई अगर ये वेक्टर है तो इसका खुद का भी तो कुछ नाम वाम होगा, पता वता होगा ना, ए आई प्लस बी जे प्लस, सही है। अच्छा जी, ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है लेट इट बी ए पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक पोजीशन वेक्टर भी होगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को मैं फिलहाल के लिए ए वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ, हालांकि इस ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट होंगे, ए वेक्टर की वैल्यू होगी x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। क्यों होगी? हाँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है। अच्छा जी ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि मैं एक आर्बिट्री पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ, लेट इट बी p। ठीक है, तो ये मैंने आर्बिट्री पॉइंट लिया, तो मैं इसके x y और z मानूंगा कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एक आपका ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर ही बनेगा। आर्बिट्री पॉइंट के हमेशा वेक्टर को हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। अभी फिलहाल के लिए इनको स्टोरेज में रखिए, इनका यूज भी हम करेंगे। ये हो गया, ये पोजीशन वेक्टर इसका, ये पोजीशन वेक्टर इसका। अब अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं, आप देखो इस तरफ फ्लो हो रहा है ऐसे, ये इधर और ये इधर। तो अब आप बताइए, ये ट्राइंगल लॉ लगाने के लिए ये ऐसे होना चाहिए ना, ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये समेशन ही तो देगा इनका। तो मतलब मुझे एपी वेक्टर ढूंढना है, मुझे क्या ढूंढना है, एपी वेक्टर। अब एपी वेक्टर कहीं ना कहीं बी वेक्टर के पैरेलल ही तो है। तो मेरा ये जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो मैं एपी वेक्टर को कहीं ना कहीं लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? भाई ये पैरेलल है इसके, तो कुछ कांस्टेंट समथिंग मल्टीप्लाई बाय दिस इज दिस,
अब वो कांस्टेंट क्या है वो मुझे क्या पता, लेकिन वो कुछ कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो मतलब एपी वेक्टर भी है। अगर मैं इसमें ट्राइंगल लॉ लगाऊं अब, तो ट्राइंगल लॉ कैसे बोलेगा? ट्राइंगल लॉ बोलेगा कि आर वेक्टर इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर, या फिर थोड़ा सा भी इसको और सिंपल रखते हैं, लैम्बडा बी वेक्टर नहीं लिखते, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, एपी वेक्टर। भाई ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ये बात है। अब मैं एपी वेक्टर की जगह लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूँ ना, तो आर वेक्टर इक्वल टू मैं ए वेक्टर प्लस लैम्बडा ऑफ, तो ये जो चीज आई है आपके पास, यही है इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या है आपके पास? इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां पर ए वेक्टर क्या है, वो जो पॉइंट गिवन है ना उसका पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सही है? ठीक है। अच्छा जी, बी वेक्टर क्या है? ये हमारा आर्बिट्री बी वेक्टर आर्बिट्री पॉइंट नहीं है, बी वेक्टर वो वेक्टर है जो डायरेक्शन इस लाइन के पैरेलल है। समझ में आया? ठीक है। और इस फॉर्म को हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म। मैंने बताया था ना, लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन दो फॉर्म्स में आती है, एक वेक्टर में और एक कार्टेशियन में। पैरेलली ये साथ साथ चलती रहती है दोनों फॉर्म्स। ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब है इस फॉर्म का नाम क्या है? वेक्टर फॉर्म। अब इसे वेक्टर फॉर्म क्यों कहते हैं? इसे वेक्टर फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें हुई हैं वो वेक्टर की फॉर्म में हो रही हैं, ना कि उनके कोऑर्डिनेट्स या स्केलर क्वांटिटी किसके बारे में बात नहीं हो रही। तो हमारे पास आपको जो इस चीज से समझना है वो सिर्फ यहाँ पर इतना ही है कि आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी नॉट प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन, जहां पर आपका लैम्बडा बी वेक्टर उस लाइन की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, वेयर एज ए वेक्टर जो है उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब मैंने बताया था दो फॉर्म्स होती हैं, एक कार्टेशियन फॉर्म और एक वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म तो हमने पता लगा ली। वेक्टर फॉर्म। हाँ? किसको किसको? अभी आप कहते हैं दो फॉर्म, वेक्टर फॉर्म को एक नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। नहीं, नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म है। दूसरी आपके पास कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कैसी होती है वो देखिए। कार्टेशियन फॉर्म में ऑब्वियस सी बात है आपके कंपोनेंट्स आ जाएंगे सारे। आर वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। ए वेक्टर क्या है आपके पास? एक्स वन। ए वेक्टर क्या है आपके पास? एक्स वन आई प्लस वाई वन जे और प्लस जेड वन के प्लस लैम्बडा। बी वेक्टर क्या है आपके पास? ए आई प्लस बी जे और प्लस सी। क्लियर है? अच्छा जी, अब इससे वेक्टर फॉर्म, ऐसे कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर आपके पास, हालांकि ये करना नहीं है आपको हर बार, बस एक बार ध्यान रखिए कि कैसे किया था। वाई जे और प्लस जेड के इक्वल टू, मैं यहाँ पर एक्स आई लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस में ए लैम्बडा आई, ठीक है, प्लस में बी लैम्बडा जे कैप और प्लस में सी लैम्बडा, ठीक है। अब आप आई वालों को एक साथ जोड़ लीजिए क्योंकि हम कंपेयर करेंगे यहाँ से बातों को। तो यहाँ पर आई चल रहा है तो हमें आई वालों को एक साथ रखना है। तो x1 प्लस में ए लैम्बडा आई लगा दूं, इसको वेक्टर फॉर्म में बनाओ। दो वेक्टरों का प्लस भी तो वेक्टर ही देगा, तो वेक्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो आपके पास y1 प्लस में बी लैम्बडा जे और प्लस में z1 प्लस में सी लैम्बडा के, ये आपके पास आएगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। अब आप कंपेयर कर सकते हैं इसको इसके साथ। तो देखिए x इक्वल टू में कितना हो जाएगा? x1 प्लस में a लैम्बडा, ऐसे ही y किसके इक्वल हो जाएगा? y1 प्लस में b लैम्बडा और z किसके इक्वल हो जाएगा? z1 प्लस में c लैम्बडा। ठीक है। अच्छा जी, लैम्बडा कितना हो जाएगा आपके पास? x माइनस x1 अपॉन में a और यहाँ पे y माइनस y1 अपॉन में b और यहाँ पे z माइनस z1 अपॉन में c, ये सब लैम्बडा। तो ऑब्वियस बात है ये सब आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c, और ये सब किसके इक्वल है? लैम्बडा के। ठीक है। तो ये जो फॉर्म आई है आपके पास, दिस इज द
कार्टेशियन फॉर्म। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है। अच्छा, इस कार्टेशियन फॉर्म का देखो अभी तो तुम्हें खास यूज समझ में आ नहीं रहा है इसका, लेकिन ये फॉर्म आपको, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, कुछ ना चीजें बताती है काफी। जैसे मान लो तुम्हें कल को एक लाइन है 3D में, उस पर कोई पॉइंट पिक करना है, कोई सा भी, कहीं भी कर सकते हैं ना, तो तुम लैम्बडा की फॉर्म में कर दोगे। किसकी फॉर्म में करोगे? लैम्बडा की फॉर्म में। कैसे? आप इसको और इसको ले लेंगे, x माइनस एक्स वन अपॉन में a इक्वल टू में लैम्बडा, इसको उधर कर देंगे तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा? a लैम्बडा प्लस में x1। ए लैम्डा। तो ये आर्बिट्री पॉइंट है ना, कोई सा भी। मैंने बताया था ना, लाइन पर कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट निकालना है तो ऐसी फॉर्म में निकलता है, ऐसी y का और ऐसे ही z का, तो एक कोऑर्डिनेट तुम्हें मिल जाएगा। हालांकि जो कभी किसी के साथ परपेंडिकुलर, कभी किसी के साथ पैरेलल, कभी किसी लाइन, कोई लाइन पास कर रही है, कोई प्लेन पास कर रहा है, ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। मान लो आपको कोई ये बोलने लग जाए, नहीं मेरे को तो वो वाला पॉइंट दो जिससे ये लाइन जो है एक प्लेन में से छेदती हुई जा रही है उसको, और मुझे वो पॉइंट निकाल के दो, तो आपको लाइन पर एक पॉइंट मानना पड़ेगा ना, और फिर उसको प्लेन की इक्वेशन में डालना पड़ेगा, वो सेटिस्फाई करेगा पॉइंट, तो वो पॉइंट ऐसे निकलेगा। थोड़ा सा बनाइए सिचुएशन भी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इन बातों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हालांकि जब ऐसे क्वेश्चंस हम डील करेंगे देन आई विल टेल यू, बट अभी फिलहाल के लिए इस बात को समझिए कि यहाँ पर जो हम x माइनस एक्स वन अपॉन में a ये सब जो लिख रहे हैं, ये आपको लाइन पर, ये कार्टेशियन फॉर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनका यूज क्या है? इनका यूज ये है कि कभी आपको एक लाइन पर कोई पॉइंट लेट करना है तो वो ऐसे लेट होगा, और कार्टेशियन फॉर्म में करके फिर x को अकेला करके लैम्बडा की फॉर्म में, और फिर उस पॉइंट का कहीं यूज होगा तो उस वाली इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट। मतलब आप लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट सेट कर सकते हो उससे, ठीक है। ये कंसेप्ट यूज होगा आगे चल के कहीं पर, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास एक बार वापस हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जो हिसाब को हमें समझना था कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है निकालने के लिए आपको लाइन पर एक पॉइंट चाहिए और उसकी डायरेक्शन के पैरेलल कोई वेक्टर चाहिए। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी द ए वेक्टर, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है ओरिजिन से, और यहाँ पर एक आर्बिट्री पॉइंट भी होगा हमारे पास आर वेक्टर, तो हम इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं, और इस लाइन की इक्वेशन होगी आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन। और आपके पास कार्टेशियन फॉर्म जो है दैट इज x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस x माइनस वन अपॉन a, y माइनस y अपॉन b, जहां पर a b c, साहिल क्या डिनोट कर रहे हैं? a b c का डिनोट कर रहे हैं किसके? डायरेक्शन रेशियोज। अबे ये डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं लाइन की, पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो x1 y1 z1 है, a b c तो उस पैरेलल लाइन के, ये डायरेक्शन डिनोट कर रही हैं ए बी सी। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, अगर ये वेक्टर डिनोट कर रहा है तो मुझे बताओ इसका यूनिट वेक्टर भी डिनोट करेगा क्या? डायरेक्शन बिल्कुल करेगा। तो इसी का ही एक एक्सटेंशन फॉर्म भी है कि x माइनस एक्स वन अपॉन में l इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन में m, z माइनस z वन अपॉन में n। ए बी सी हालांकि डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्शन रेशियोज है, लेकिन उन्हीं डायरेक्शन रेशियोज का काम कहीं ना कहीं डायरेक्शन कोसाइन भी कर सकता है, क्योंकि वो भी तो लाइन, वो भी तो डायरेक्शन ही कैरी करता है बस खाली, ठीक है भाई। यूनिट वेक्टर को तुमने लैम्बडा से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इसकी एक्सटेंशन कहीं ना कहीं ये भी हो सकती है, ए वेक्टर प्लस में लैम्बडा ऑफ बी यूनिट वेक्टर। क्यों? यूनिट वेक्टर को किसी लैम्बडा से मल्टीप्लाई करूंगा तो पैरेलल नहीं होगा, तो भी तो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। आपकी किताब में ये बातें लिखी हुई हैं और आपको समझना है इन बातें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स, एक लाइन है आपके पास, अगर उस पर अगर आपको दो पॉइंट पता है, एक ए और एक मान लीजिए यहाँ पर बी, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ जी है क्या चीज भैया?
कुछ नहीं, छुट्टी की पूछ रहे थे यार। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं पढ़ा लें दो। भैया कल की छुट्टी है फिर क्लास है? हाँ जी मैम, छुट्टी है, कल ऑफ है। यहाँ ओ है, यहाँ पर एक्स है, लेकिन आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा मैथ्स का जो आपको करना है, वेक्टर का। ओके भैया। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, नहीं अभी अपलोड कर देंगे, डोंट वरी। ये देख लीजिए, अब एक लाइन पर इधर सुनो, 2 पॉइंट्स हैं और ये जो पी पॉइंट है ये आर्बिट्री पॉइंट है। यहाँ पर एक्स वाई और जेड है, ये x1 y1 नहीं है, एक्स वाई जेड है, आर्बिट्री पॉइंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपके पास क्या होगा, आर वेक्टर। और ये पॉइंट मैंने बताया था ना, 2 पॉइंट है तुम्हें, तो वो ए और बी है, तो इसका होगा x1 y1 और z1। इसका होगा आपके पास x2 y2 और z। ठीक है। अच्छा जी, इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए इसको हम ए वेक्टर बना देंगे और इसका निकालने के लिए इसको हम बी वेक्टर बना देंगे। क्लियर है? थोड़ा एरोज को, अब बच्चे क्या करते हैं ना, एरोज नहीं बनाते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम भाई। वेक्टर में अगर आप डायरेक्शन ही नहीं बताओगे कौन कहाँ जा रहा है, तो फिर ट्रायंगल और ये सब तो फेल है फिर। ठीक है। क्योंकि जब आप एरो बनाते हैं ना, तो एक इमेज बन जाती है टीचर की नजरों में कि हाँ भाई, मतलब उसको पता है डायरेक्शन, रेशियो, मतलब डायरेक्शन जानता है। अगर नहीं बनाते ना तो उसको ऐसा लगता है इसके लिए ओ ए वेक्टर और ए ओ वेक्टर एक ही बात है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पर एक ए वेक्टर हो गया, यहाँ आर वेक्टर हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक बी वेक्टर। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमें आर वेक्टर निकालना है। हमें क्या निकालना है आपके पास, आर वेक्टर। देखो इसका मैं आपको वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट बताता हूँ। आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर लैम्डा माइनस ए वेक्टर। ये आपके पास। अब ये देखते हैं ये ऐसा क्यों है। ये तो हमने पढ़ लिया था कि आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो हमने पढ़ा था। ये बी माइनस ए कहाँ से आ गया, जहाँ पर बी जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा होता है, तो भाई यहाँ बी माइनस ए जो है ना वो डायरेक्शन दिखा रहा है। आप देखो एक चीज को, यहाँ पर ए है, ये ए बी वेक्टर है, ठीक है। हाँ जी, और यहाँ पे ये आपके पास बी वेक्टर है। तो आप मुझे बात बताओ, ये जो आपके पास ए बी वेक्टर है, मतलब इसको निकालने के लिए 2 पॉइंट पता है तुम्हें, तो तुम ए बी वेक्टर नहीं निकाल सकते, ये इसमें से इसको माइनस कर दो, तो भाई ये डायरेक्शन का ही तो काम कर रहा है। तो ये डायरेक्शन होगी और ये आर्बिट्री पॉइंट हो गया, और ये कोई एक पॉइंट पिक कर लिया। बात तो वही बन गई जो पहले बनी थी, एक लाइन पर एक पॉइंट पता है, एक डायरेक्शन पता है, तो बना सकते लाइन की इक्वेशन। वो पिछले वाले में क्या था कि उसमें पैरेलल दे रखा था, इसमें क्या है वो 2 पॉइंटों से पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके, फिर उसको लगा देते हैं उस फॉर्मूला में। ठीक है, समझ में आया साहिल? क्लियर है? तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि अगर आपको लाइन पर 2 पॉइंट पता है तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू उस लाइन की इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। इसी तरीके से आपके पास एक कार्टेशियन फॉर्म भी है। कार्टेशियन फॉर्म हालांकि अब हम पूरी डिराइव नहीं करेंगे, बस समझ जाइए। x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1, और इक्वल टू में कुछ कांस्टेंट है। ठीक है। अब अगर मान लो कभी किसी लाइन पर 2 पॉइंट पता है तुम्हें, और तुम्हें बोला नहीं उस, मान लो उस पॉइंट पे तुम्हें कोई पॉइंट लेट करना है, तो इसके थ्रू x को अकेला करके। अच्छा मुझे बात बताओ, ये x2 माइनस x1 क्या डिनोट कर रहा है? उस लाइन की डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। उस लाइन की क्या डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन। ऐसे ही y2 माइनस y1 भी क्या डिनोट कर रहा है, और z2 माइनस z1 भी क्या डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन। ध्यान रहेगा? हाँ जी, ये क्लियर है? आया समझ में? तो आपको इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। एंगल वाला, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, 2 लाइनों के बीच में एंगल कैसे डिनोट होता है। तो एक चीज को थोड़ा समझो। देखो भाई, अब मान लो ये एक लाइन है, तो अब इसी बात है, इसकी कुछ क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, मतलब आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा, सही है ना। यहाँ a1 और b1 डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और ये एक और लाइन है आपके पास, यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल टू में a2
प्लस में लैम्बडा। अब ये दो वेक्टर कहीं ना कहीं मतलब ये दो लाइनें कभी ना कभी कोई ना कोई एंगल जरूर क्रिएट करेंगी जब हम इनको एक्सपेंड करेंगे। अब हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि लाइनें क्रॉस ही ना करें, जैसे ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये इधर चली जाएगी डाउनवर्ड में, ये इधर चली जाएगी। 2D में देखते हैं तो ये कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम 3D की बात करें तो भाई बीच में मान लो जैसे दो प्लेन होते हैं, दो एरोप्लेन होते हैं, एक एरोप्लेन नीचे से निकल जाता है, एक एरोप्लेन ऊपर से चला जाता है, तो अलग हो गया ना, ऐसा लगता है कि क्रॉस कर रहे हैं, दे बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट हाइट्स, ठीक है, वो ऐसा क्रॉस नहीं करते। तो ऐसी लाइन है जो कभी भी क्रॉस नहीं करती, मतलब एक दूसरे को, और पैरेलल भी नहीं है क्योंकि उनके रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं है, और कट भी नहीं रही ऊपर हाइट की वजह से, तो ऐसी लाइनें कहलाती हैं स्क्यू लाइंस। क्या कहलाती हैं ऐसी लाइनें? स्क्यू लाइन, मतलब प्रोपोर्शनल भी नहीं है उनके रेशियोज, ठीक है, हाँ जी, और ना ही आपस में मतलब पैरेलल होती हैं और ना ही वो इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो ऐसी लाइनें कहलाती हैं स्क्यू लाइंस। क्या कहलाती हैं ऐसी? हाँ जी भाई, मैथ्स में उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कुछ वैल्यू कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। मैं यहाँ पर चेता चलिए इधर देखिए, तो ये आपके पास r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर है, यहाँ r वेक्टर इक्वल टू 8 वेक्टर प्लस लैम्बडा b2 वेक्टर है। तो ये दो लाइनें अगर क्रॉस करें तो ऑब्वियस सी बात है आपस में एक एंगल जरूर क्रिएट हो रहा होगा। हालांकि एंगल यहाँ भी क्रिएट हो रहा होगा, देखो यहाँ पर भी दो लाइनों का फेस है, तो यहाँ मतलब दो एंगल बन रहे हैं, θ1 और θ2। आप एक निकालिए, दूसरा 180 में से माइनस कर दीजिएगा, निकल जाएगा। सही बात है। तो हम कौन से वाले एंगल की बात करें? हम बात करें एक्यूट एंगल, हम बात करें एक्यूट एंगल, जो छोटा वाला है हम उसकी बात कर रहे हैं।